हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल प्राइम एजुकेशन 25 के एक नई वीडियो में। आज हम लोग यूपी टेट से संबंधित हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ये प्रश्न विगत कई परीक्षाओं में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो आइए इसमें पहला प्रश्न देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होता है, व्यंजन होता है, स्वर होता है या वर्ण या अक्षर होता है। तो भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो वर्ण या अक्षर होती है। तो इस तरीके से विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 10, 11, 12 या 13? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। तो इस तरीके से विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से तीसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा गया है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में वैसे आमतौर पर 33 व्यंजन माने जाते हैं और 11 स्वर माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर विकल्प दिया गया नहीं है। यहाँ पर 32, 41, 34 और 35 दिया गया है। तो यहाँ पर विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। कहीं कहीं पर व्यंजनों की संख्या 33 दी होती है, कहीं पर 41 दी होती है। यहाँ पर 41 दी गई है, इसलिए इसका आंसर बी सही होगा। इस तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा गया है कि हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? 50, 51, 52 या 53? तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 मानी गई है। तो इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि है ला, रा, सा या फा? तो आइए इसको समझने के लिए आगे देखते हैं। मूलतः ध्वनियों का उच्चारण स्थल 5 स्थानों से होता है: कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। यहाँ पर 5 वर्ग होते हैं। हर वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। जैसे का वर्ग होता है तो इसमें क, ख, ग, घ और इंज्ञा। इस तरीके चा वर्ग होता है, इसमें च, छ, ज, झ और वहाँ। इनका उच्चारण स्थल तालु से होता है। टा वर्ग होता है, इसमें ट, ठ, ड, ढ, अड़। इसका उच्चारण स्थल मूर्धा से होता है। इसी तरीके से ता वर्ग होता है, इसमें त, थ, द, ध और न। इनका उच्चारण स्थल दंत से होता है, मतलब दांतों से। पा वर्ग होता है, इसमें प, फ, ब, भ और म। इनका उच्चारण स्थल ओष्ठ से होता है, मतलब कि होठों से द्वारा इनको बोला जाता है। इसी तरीके से स्वरों का भी उच्चारण स्थल होता है। तो आइए इनको भी देखते हैं। कंठ से आ और बड़ा आ और आहा को उच्चारण स्थल होता है। तालु से छोटी और बड़ी का उच्चारण स्थल होता है। मूर्धा से ऋषि होता है। दंत से कोई भी स्वर का उच्चारण स्थल नहीं होता है। दंत से कोई भी दांतों से स्वरों को नहीं बोला जाता है। ओष्ठ के द्वारा मतलब होठों द्वारा छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण होता है। कंठ तालव्य मतलब कंठ और तालु के द्वारा ए और आई को बोला जाता है। कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ से ओ और औ को बोला जाता है। नासिका से अंग का उच्चारण स्थल होता है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो। कंठ आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। हर वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। तो इस तरीके से आपको एक सीक्वेंस याद हो जाएगा और आप परीक्षा में कोई भी जब पूछा जाएगा तो आपको आसानी से उसको बता दोगे। इस प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि है। तो हम इसको पहले ही देख चुके हैं तालिका द्वारा कि ओष्ठ से कौन सी ध्वनियाँ निकलती हैं। ओष्ठ से कौन सी ध्वनियाँ निकलती हैं? तो ये पा वर्ग में आता है ओष्ठ। तो पा, फ, ब, भ और म। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा। फा इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न इस तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से अंतःस्थ हैं डा या सा या टा? तो अंतःस्थ व्यंजन या, रा, ला और वा होते हैं। तो इसमें यहाँ पर विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। या जो होगा वो अंतःस्थ व्यंजन है। इस प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में कंठे ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो
आप पहले ही तालिका देख चुके हैं कि शुरुआत से कहाँ से होती है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। तो इस तरीके से यहाँ पर पूछा गया कंठ ताल, तो ये का वर्ग आएगा। तो इसमें का, खा, गा, घा, यहाँ पर ये विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाए। का और खा जो हैं वो कंठ से उच्चारित होते हैं। इस तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा गया है कि ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं। तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ या कंठोष्ठ। तो ओ और औ का उच्चारण स्थल कंठोष्ठ है। ये कंठ और ओंठ के द्वारा बोले जाते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है कि हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। तो चलते हैं कंठ से। कंठ, तालु, मूर्धा। तो यहाँ पर मूर्धन्य ध्वनियाँ पूछी गई, तो ये का वर्ग हो गया। उसके बाद चा वर्ग हो गया। उसके बाद ये टा वर्ग हो गया। तो इस तरीके से टा, ठा, डा और ढ। मूर्धन्य ध्वनियों में टा, ठ, ड और ढ आते हैं। तो इस तरीके से विकल्प बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि हिंदी की वा ध्वनि है, मतलब इसका उच्चारण स्थल कहाँ से होता है। तो दंत ध्वनि, ओष्ठ ध्वनि, वत्सर्ग ध्वनि या वातल्व्य ध्वनि। तो यहाँ पर हमने पहले से हमको याद है कि कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो दंत से ये ता वर्ग आता है और ओष्ठ से आपका पा वर्ग आता है। तो पा के वर्ग में बा भी आता है। पा, फा, बा, भा और मा, ये जो होते हैं वो ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। तो यहाँ पर बा पूछा गया है, तो बा जो होगा वो ओष्ठ ध्वनि होगी। तो इस तरीके से विकल्प बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इस प्रश्न में कहा गया है कि सा, सा, स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो सा, सा, सा और हा को ऊष्मा संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। तो इस तरीके से विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न में कहा गया है कि कौन सी ध्वनि अल्पप्राण है। तो अल्पप्राण और महाप्राण को समझने के लिए हम अंग्रेजी से इसको लेते हैं। हिंदी के जिस वर्ण में एच जुड़ जाता है, अंग्रेजी में एच जुड़ जाता है, उसको महाप्राण लेते हैं, और एच नहीं जुड़ता है उसको अल्पप्राण में लेते हैं। जैसे कि का, तो अंग्रेजी इसकी होती है के। खा, तो इसकी होती है के एच। इस तरीके से ग तो जी लिखते हैं, और घा को जी एच लिखते हैं, और इन्या को यन से लिखते हैं। जो पंचम वर्ण होता है वो अल्पप्राण होता है, और जिन वर्णों में यच नहीं जुड़ा होता है वो भी अल्पप्राण होते हैं। ये अल्पप्राण है और ये महाप्राण है। यच जुड़ जाता है उसमें महाप्राण हो जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया अल्पप्राण, तो खा में के एच जुड़ता है, धा में डी एच होता है, टी एच होता है, और ता में टी होता है। तो अल्पप्राण इस तरीके से डी नंबर हो जाएगा। ता जो होगा वो अल्पप्राण होगा। इसको और अच्छे समझने के लिए आप इस तालिका को भी देख सकते हैं। इस तालिका के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि अल्पप्राण और महाप्राण क्या है। इसमें अल्पप्राण का, खा और ये पंचम वर्ण जो होता है, हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, उसमें जो पंचम वर्ण होता है वो अल्पप्राण होता है। गा और घा, यहाँ से आप देख सकते हैं ये आराला, ये जो होते हैं अंतस्थ, ये भी अल्पप्राण होते हैं। और ऊष्मक व्यंजन जो सा, 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 हा होते हैं वो महाप्राण होते हैं। आप इस तरीके से यहाँ से भी देख सकते हैं कि 1, 3 और 5 वर्ण जो होते हैं वो अल्पप्राण होते हैं, 2 और 4 जो होते हैं वो महाप्राण होते हैं। या आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अंग्रेजी अगर बनाते हैं तो एच जिसके अक्षर के साथ जुड़ जाता है वो महाप्राण हो जाता है, और जिस अक्षर के अंग्रेजी में एच नहीं जुड़ता है वो अल्पप्राण होता है। जैसे का के लिखते हैं, गा, खा में के एच जुड़ते हैं। उस तरीके से गा में जी, घा में जी एच, और
इंडिया में एन ये अल्पप्राण होता है। इसी तरीके से आप इसको भी समझ सकते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है कि अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है। तो ए नंबर को देखते हैं पहले। तो का की इंग्लिश के होती है, खा की के एच होती है, तो ये तो गलत हो गया, एच आ गया इसमें। उसके से बी नंबर देखते हैं, सी एच और जा की जे, और ये आपका पंचम वर्ण होता है ये। उसके सी नंबर और चेक करते हैं, ता टी लिखते हैं, था टी एच लिखते हैं और एन लिखते हैं, तो टी एच आ गया इसमें, ये भी कैंसिल हो गया। डा डी देखते हैं इसका, टा टी टी एच ठ और णा, इसमें टी एच आ गया, तो ये महाप्राण हो गया। तो इस तरीके से विकल्प जो है बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे इसमें चा जो है उसमें एच आया है, ये प्रथम वर्ग है, वर्ग का पहला अक्षर। चा वर्ग में चा, छा, जा और झा और वहाँ होते हैं। तो पहला दूसरा और पहला तीसरा और चौथा जो होता है वो अल्पप्राण होता है, और 2 और 4 जो होते हैं वो महाप्राण होते हैं। आप इसमें से कौन सा घोष वर्ण है, तो आइए इसको पहले समझते हैं, घोष और अघोष। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सभी स्वर अंतःस्थ व्यंजन या अलावा और हा सघोष या घोष होते हैं। और मतलब जो तीसरा प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होता है और सभी स्वर और अंतःस्थ व्यंजन और हा को मिला के ये आपका अघोष बनता है। इसको सघोष बनता है, सघोष या घोष, सघोष कहते हैं। और 1 और 2 जो वर्ण होते हैं प्रत्येक वर्ग के वो अघोष होते हैं। यहाँ पर का और खा, ये इस तरीके चा वर्ग में चा और छा, टा में टा और ठा, डा में ता और था, और इस तरीके पा वर्ग में पा और फा, और सा और शा, ये तीनों सा जो होते हैं वो अघोष होते हैं। इस तरीके से कह सकते हैं कि अघोष 1 और 2 वर्ण जो होते हैं वो अघोष होते हैं। 3, 4 और 5 जो वर्ण होते हैं प्रत्येक वर्ग के वो सघोष या घोष होते हैं। तो इस प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ग है। तो घोष जो होगा वो 3, 4 और 5 प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होगा। तो इसमें ये तो का वर्ग में आता है खा, तो ये तो दूसरा वर्ग है, तो इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा। चा वर्ग ये तो पहला ही है, तो इस तरीके से ये भी घोष अघोष हो गया। इस तरीके से छा वर्ग, चा के ये आपका दूसरा हो गया वर्ण, दूसरा अक्षर हो गया चा वर्ग का, तो ये भी आपका गलत हो गया। इस तरीके से जो सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। जो माँ होगा वो घोष वर्ण होगा। इस प्रश्न में पूछा गया है कि इनमें से सघोष व्यंजन नहीं है, मतलब अघोष पूछा गया है। तो अघोष कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग के 1 और 2 वर्ण जो होते हैं वो अघोष होते हैं। तो यहाँ पर का वर्ग जो है पहला ही का वर्ग में का, ये आ गया 1 नंबर, तो ये गा जो है वो तीसरा वर्ण हो गया, घा जो है वो चौथा वर्ग हो गया, अक्षर हो गया, और पा वर्ग में ये तीसरा अक्षर हो गया। तो इस तरीके से अघोष जो होते हैं वो 1 और दूसरे अक्षर होते हैं प्रत्येक वर्ग के। तो इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। का जो होगा वो अघोष व्यंजन होगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।